नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की ताजा जानकारियों के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज आपको बताएंगे टी वेस्ट से बनने वाले उपयोगी उत्पाद और सांप के जहर से विकसित किए गए एक उपयोगी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड मॉलिक्यूल के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि विज्ञान की रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रही। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। ई वेस्ट से दवा और खाद्य उत्पाद बनाने की नई तकनीक आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने की विकसित। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने सांप के जहर से एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड मॉलिक्यूल किया विकसित। अब जहर बनेगा दवा। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा अपडेट जानिए साइंस एक्सप्रेस में। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, जानिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 6.3 मिलियन टन खपत के साथ चाय दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पेय पदार्थ है और अनुमान है यह खपत वर्ष 2025 तक 7.4 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी ओर चाय उत्पादन के बाद फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में निकलने वाला अपशिष्ट एक प्रमुख समस्या बनता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चाय के अपशिष्ट को उपयोगी बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारत 23% उत्पादन के साथ विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादन करने वाला देश है। असम, पश्चिम बंगाल और केरल वो प्रमुख राज्य हैं जो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। बड़ी मात्रा में उत्पादन के साथ साथ चाय फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में टी वेस्ट यानी कि चाय का अपशिष्ट भी निकलता है। इस टी वेस्ट में पॉलीफिनोलिक कंटेंट, विभिन्न प्रकार के सेल्यूलोज कंपोनेंट्स और लिग्निन शामिल होते हैं जिनका उपयोग दूसरे उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जा सकता है। इसी कड़ी में शोध करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चाय उद्योग से निकलने वाले वेस्ट से दवा और खाद्य उत्पाद बनाने की नई तकनीक विकसित की है। We have developed technology to extract all those polyphenolic compounds including catechins and their use in the various types of health supplements and tablets, capsule, etc. So and these are technologies already developed. We have made a publication as well as patents over this. And one of the key component we have also measured the pharmaceutical grade activate carbon, which can utilize various types of pharmaceutical products, ice cream, cake, biscuit, diluent in the tablet, capsules, etc. विभिन्न उत्पादों के अलावा शोधकर्ताओं ने फ्रूट जूस स्टेबलाइजेशन भी विकसित किया है जो फ्रूट जूस की शेल्फ लाइफ को 2 साल तक बनाए रखता है। साथ ही ब्लैक टी वेस्ट से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी विकसित किया है। सभी उत्पादों को विकसित करने के लिए शोधकर्ता अलग अलग तरह के टी वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिनमें टी सीड, ग्रीन टी वेस्ट, ब्लैक टी वेस्ट और फैक्ट्री बाय प्रोडक्ट के टी वेस्ट शामिल होते हैं। टी वेस्ट से विभिन्न उत्पादों को विकसित करने की ये पूरी प्रक्रिया कैसे की जाती है, आइए समझते हैं। First, we extract green tea catechins from green tea, and this catechin powder we convert it into tablets and capsules, which gives good bioavailability and it has got higher stabilities. This after extraction we are left with lot of tea waste, and this tea waste has got high lignin content and it's lower in its inorganic content. So this is very suitable to be making it into carbonaceous products. So we have made super activated carbon which has a surface area of around 3000 meters square per gram, and this carbon is of pharmaceutical grade, and we have successfully incorporated this activated carbon as a super diluent into our capsules and tablet formulations, which gives good stability, and it also helps in maintaining the moisture content of the product.
ये तकनीक न सिर्फ भारत सरकार के वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम को बढ़ावा देती है, बल्कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी मदद करेगी। इस शोध के निष्कर्षों को विभिन्न इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित किया गया है, जिनमें इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, केमोस्फीयर, क्रिटिकल रिव्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी शामिल हैं। जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कीटाणुओं पर दवाओं का असर होना बंद हो जाए तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। आज के समय में यह एक वैश्विक समस्या है, जिसकी वजह से कई बीमारियों का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने सांप के जहर से एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड मॉलिक्यूल विकसित किया है, जो कई तरह के बैक्टीरिया को नष्ट करने में कारगर है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड मॉलिक्यूल SP1V31 को डिजाइन और सिंथेसाइज किया है। ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि ई. कोलाई, पी. एरिगेनोसा और निमोनिया को नष्ट कर सकता है। ये एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड मॉलिक्यूल बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से प्रतिक्रिया करके एक हेलिकल संरचना का निर्माण करता है और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। खास बात यह है कि इस पेप्टाइड मॉलिक्यूल को सांप के जहर द्वारा विकसित किया गया है। विकसित किए गए पेप्टाइड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका विषैलापन कम हो जाए और इसकी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी यानी रोगाणु रोधी गुण बना रहे। Here we have designed a advanced version of antimicrobial peptide, and in this design strategy what we have done, so we have eliminated the toxic part of the snake venom, and then we picked or truncated the active portion of the snake venom, and further we have added a helical part in that truncated portions so that its penetration power into the bacterial cell enhanced, and ultimately we have developed our new therapeutic leads which shows significant antimicrobial agent. गौरतलब है कि पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स को विभिन्न अध्ययनों में नॉन टॉक्सिक यानी कि गैर विषैला पाया गया है। वहीं म्यूरिन मॉडल में विकसित किए गए इस पेप्टाइड को घाव को जल्दी भरने वाला और सर्जरी के बाद MRSA, जो कि एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा उत्पन्न करने वाले संक्रमण को रोकने में भी कारगर पाया गया है। भविष्य में पेप्टाइड SP1V31 पर एंटी फंगल और एंटी प्रोटोजोअल मॉलिक्यूल के रूप में शोध भी किया जा सकता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बढ़ती समस्या के कारण एंटीबायोटिक दवाओं के विकास में भी ठहराव सा आ गया है। ऐसे में एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड के विकास नए बायोसाइडल एजेंट्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सभी परीक्षणों को पास करने के बाद विकसित किए गए इस पेप्टाइड में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रूप में विकसित होने की पूरी क्षमता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे घाव पर कीटाणुनाशक और उपचार के लिए मरहम, इंजेक्शन या दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस शोध कार्य को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सर्व और IIT जोधपुर के सीड कार्यक्रमों द्वारा फंड किया गया है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। दुनिया के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। विभिन्न 6 श्रेणियों में दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में से विज्ञान श्रेणियों की बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिक पियरे एगोस्टिनी, जर्मन वैज्ञानिक फेरेंक क्रॉस्ट और स्वीडिश वैज्ञानिक एनी एल हुइलियर को संयुक्त रूप से इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व कार्य ने एटोसेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिली है। रसायन विज्ञान में यह सम्मान संयुक्त रूप से मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को क्वांटम डॉट्स की अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए दिया जा रहा है।
मेडिसिन या फिजियोलॉजी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए कैटालीन कारिको और ड्रू विस्मैन के नामों की घोषणा की गई है। सभी विजेताओं को नोबेल पुरस्कार दिसंबर 2023 में प्रदान किए जाएंगे। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि SARS-CoV-2 जो कोविड-19 का कारण बनता है, इसके अलग अलग वेरिएंट्स के प्रति किसी व्यक्ति का इम्यून रिस्पांस उसके पिछले एक्सपोजर पर निर्भर करता है। इम्यून रिस्पांस के फोकस में इस अंतर के जरिए वैज्ञानिकों को भविष्य में ये समझने में मदद मिलेगी कि व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भविष्य में टीकों को कैसे अनुकूलित किया जाए। अध्ययन में पाया गया है कि SARS-CoV-2 का वो वेरिएंट जो सबसे पहले किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, ये निर्धारित करता है कि इम्यून सिस्टम वायरस के विभिन्न भागों से कैसे प्रतिक्रिया करता है और ये दूसरे वेरिएंट से कितना सुरक्षित है। इसका ये भी मतलब है कि एक ही कोविड-19 वैक्सीन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। अक्टूबर 1985 को IGCAR कलपक्कम में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ने पहली क्रिटिकलिटी प्राप्त की, जिसे भारत ब्रीडर रिएक्टर बनाने और संचालित करने की तकनीक वाला 7वां देश बन गया। रिएक्टर को 40 मेगावाट थर्मल पावर और 13.2 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया था। 19 अक्टूबर 1910 को भारत में जन्मे अमेरिकी खगोलशास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म लाहौर में हुआ था। उन्हें विलियम ए फाउलर के साथ 1983 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनका शोध कार्य सितारों की संरचना और उनके विकास की भौतिक प्रक्रियाओं को लेकर था, जिसे चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। 21 अक्टूबर 1879 को थॉमस अल्वा एडिसन के लिए यूरेका मूवमेंट था। कार्बन फिलामेंट्स के साथ प्रयोग करके उन्होंने एक ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया जो पिछले किसी भी प्रयास से कहीं अधिक लगातार 13.5 घंटे तक जलता रहा। 24 अक्टूबर 1632 को एंटनी ल्यूवेनहॉक का जन्म नीदरलैंड्स में हुआ था, जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे। निचले स्तर के जानवरों पर उनके शोध ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सिद्धांत का खंडन किया और उनकी टिप्पणियों ने बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी के विज्ञान की नींव रखने में मदद की। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसे आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।